क्लास 12th एग्जाम्पल 4.8। तो इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक लॉन्ग सर्कुलर स्ट्रेट कंडक्टर दिया हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस ए है एंड कैरिंग अ स्टडी करंट आई। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो स्टडी करंट है और उसकी वैल्यू हमें कैपिटल आई से दी हुई है। द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन। तो कहने का क्या मतलब है कि जो इसका क्रॉस सेक्शन होएगा वायर का, उसमें जो मेरा करंट आई है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होएगा इन ईच सेक्शन। तो फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन वेयर आर इज लेस देन ए एंड आर इज ग्रेटर देन ए। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को ऐसे रोटेट कर लेता हूँ ताकि जो हमारी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा आसान हो सके आपको समझाने में। सो ये रहा मेरा लॉन्ग कंडक्टर जिसमें फ्लो कर रहा है करंट इस डायरेक्शन में कैपिटल आई। तो यहाँ पे मैं इस केस को पहले सॉल्व कर लेता हूँ जहाँ पे जो मेरे रेडियस की वैल्यू है रेडियस ऑफ वायर से ज़्यादा है। सो हमारे पास यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ P जहाँ पे मुझे वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। सो हमें मालूम है द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ से। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ हमारे पास होता है क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट विद एलिमेंट्री लेंथ वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड इन द लूप। नाउ अब मैं डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करके देख लेता हूँ। सो डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करने पे हमारे पास आता है बी डी एल इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू आगे आ गया म्यू नॉट इंटू आई ई। नाउ अब हमें फाइंड करना है थीटा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एलिमेंट्री लेंथ वेक्टर के बीच में। तो इसके लिए हम यहाँ पे दो रूल यूज़ करेंगे, राइट हैंड थंब रूल एंड राइट हैंड फिंगर्स रूल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डीएल के बारे में देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस हम डीएल की डायरेक्शन हमेशा ही करंट की डायरेक्शन में लेते हैं। सो यहाँ पे मैं डीएल वेक्टर की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड ही डिफाइन करूँगा। लाइक अब देखिए जो मेरा आई करंट है, लाइक मान लीजिए कि यूनिफॉर्मली मेरा इस तरह से फ्लो कर रहा है इन अ कंडक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ माई करंट दिस साइड मतलब अपवर्ड कह सकते हैं आप यहाँ से अकॉर्डिंग टू नोटबुक। सो मैं क्या करूँगा, थंब अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट रखूँगा और फिंगर्स को कर्ल कर लूँगा लाइक दिस। तो मेरे पास डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर लाइक दिस आ जाएगा इस तरफ। क्लियर, राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करके। वैसे एग्जामिनर ने हमें यहाँ पे हिंट दिया हुआ है तो यहाँ पे एक एरो बना के भी बताया हुआ है कि इसी डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी। एंड नेक्स्ट हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ लूप कैसे फाइंड करेंगे, राइट हैंड फिंगर रूल से। लाइक थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखेंगे एंड फिंगर टुवर्ड द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। लाइक दिस सिनेरियो, जो डायरेक्शन ऑफ मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मेरी अब पाम रिप्रेजेंट कर रही है। तो सेम जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ड्यू टू करंट लूप, और या आप सिंपली कह सकते हैं लूप, वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, सेम डायरेक्शन में। लाइक इसको आप इमेजिन करने के लिए आपको 3D में थोड़ा सा समझा दूं। लाइक देखिए अब ये मान लीजिए मेरी वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा था। तो दिस इज़ आवर सर्कुलर लूप। तो अब अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं आपको समझाने के लिए, तो देखिए जो मेरी डायरेक्शन होती है एलिमेंट्री वेक्टर की वो ऑलवेज टेंजेंशियल होती है। तो किस डायरेक्शन, टेंजेंशियल इधर भी हो सकता है, टेंजेंशियल उधर भी हो सकता है। सो यहाँ पे मैंने राइट हैंड थंब रूल लगा के देख लिया कि मेरी फिंगर इस तरह कर्ल कर रही है तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर इस तरफ को शो करेगा ऑन दैट पॉइंट, इस तरफ। तो अब यहाँ पे मैंने सेकेंड रूल लगा के, राइट हैंड फिंगर रूल ऐसे लगा के, तो जो मेरी पाम थी वो मुझे डायरेक्शन बता रही थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट लूप। तो ये भी इसी तरफ आ रही है, दोनों ही मेरे पास डायरेक्शन अब इस तरफ आ रही है। जो माई मैग्नेटिक फील्ड एंड एलिमेंट्री लेंथ वेक्टर है अब दे आर पैरेलल टू ईच अदर इन दिस केस। सो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, थीटा कम्स आउट टू बी 0 डिग्री। नाउ वी नो दैट कॉस 0 डिग्री किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ गई सिंपली, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड। नाउ अब देखिए जो मेरा बी है मैग्नेटिक फील्ड वो एवरी पॉइंट ऑफ लूप कांस्टेंट रहेगा। इसकी वैल्यू एट अ एवरी पॉइंट
ऑफ अ सर्कुलर लूप कांस्टेंट रहेगा बिकॉज इट इज़ अ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। सो मेरा b क्या हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट। सो b को मैं बाहर निकाल सकता हूँ इंटीग्रेशन से। सो अंदर क्या बच गया, सिर्फ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब देखते हैं हमारे पास टोटल करंट इनक्लोज्ड कितना है इस लूप में। तो सो टोटल करंट I ही इनक्लोज्ड है, तो IE की जगह सिंपली I। सो अब हमें मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ dl, हमें मालूम है क्या होती है लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। dl इज एलिमेंट्री लेंथ, L इज टोटल लेंथ। तो इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, दिस लूप इज मेड ऑफ स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ, सो द सम ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ्स मेक अप होल लेंथ ऑफ दिस लूप। तो दिस इज अ सर्कुलर लूप, तो हमें मालूम है सर्कमफ्रांस और पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, b इज इक्वल टू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट I। सो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। सो b comes out to be mu naught into I upon 2 pi r। So this is the value of magnetic field and हम इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, b is directly proportional to 1 by r। देखिए म्यू नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, 2 की वैल्यू भी कांस्टेंट, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट, फॉर अ गिवन करंट I विल बी कांस्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया था कि हमारे पास स्टेडी करंट है। सो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है अब वो इस केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r डिपेंड करती है। नाउ अब हम ये केस देखते हैं जिसमें मेरे पास रेडियस ऑफ लूप लेस देन रेडियस ऑफ वायर आएगा। तो इस केस में अगेन हम डायग्राम रीड्रा कर लेते हैं। सो दिस इज आवर वायर, क्लियर। तो अब मुझे यहाँ पे इनसाइड ऑफ वायर फाइंड करना है वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो लेट दिस सेंटर दिस रेडियस सेम, अब हम r ही ले लेते हैं इसको भी, एट अ पॉइंट P। तो हमें मालूम है टोटल रेडियस ऑफ वायर a है। अब मुझे इस पॉइंट P पे फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए ज़्यादातर तो हमारे पास सिमिलैरिटी इसी तरह आ रही है। देखिए जो मेरा dl वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा सेम, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी जो हमने यहाँ पे अच्छी तरह से समझ लिया था। सो अगेन यहाँ पे मेरे पास थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। बस अब यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है करंट। देखिए जैसे मैंने पहले कहा था कि करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अब इनसाइड द रीजन मेरे पास करंट की वैल्यू कम आएगी। सो अगेन अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद एलिमेंट्री लेंथ वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। सो अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि ये टर्म हमारी वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, सिंपली b विल बी रिमेन कांस्टेंट एट द ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस सर्कुलर लूप, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। सो b आउटसाइड आ गया था तो दोनों पैरेलल थे, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री 1 के होता है। सो सिंपली लाइन इंटीग्रल ऑफ dl बचा इंटू म्यू नॉट। सो अब हमें फाइंड करना है करंट इनक्लोज्ड, कितना करंट इनक्लोज्ड है। तो अब हम फाइंड करने वाले हैं करंट इनक्लोज्ड की वैल्यू। अब मैं होल वायर में ले लूँ, ठीक है। होल वायर का मेरे पास रेडियस a है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरे पास कितना आ जाएगा, पाई a स्क्वायर। तो पाई a स्क्वायर में क्रॉस सेक्शनल एरिया में मेरे पास कितना करंट फ्लो कर रहा है, कैपिटल I इज इक्वल टू I करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास रेडियस a से कम है, तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ कि पर यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं दोबारा लिखूँ लाइक पाई a स्क्वायर, तो यूनिट ऑफ एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू I। सो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बोथ इक्वेशन डिवाइडेड बाय पाई a स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे 1 बचा था, सो I अपॉन पाई a स्क्वायर। तो अब जो मेरे लूप है इसका रेडियस मेरे पास क्या आ रहा है, r। तो r के अकॉर्डिंग मेरा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद पाई r स्क्वायर। तो 1 तो यहाँ पे सिंपली मीटर स्क्वायर रह जाएगा, I अपॉन पाई a स्क्वायर इंटू पाई r स्क्वायर। तो इसे सिंप्लीफाई करूँ, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो जो अब मेरे पास करंट इनक्लोज्ड आ रहा है इस एरिया में, उसे हम IE से रिप्रेजेंट कर रहे थे, IE
इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, आई अपॉन ए स्केयर इन आर स्केयर. सो दिस इज माई वैल्यू ऑफ करंट इनक्लोज्ड इन दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो देखिए b मेरा कांस्टेंट था, सो टेकन आउटसाइड. सो इंटीग्रेशन ऑफ dl हमारे पास क्या होती है, टोटल लेंथ ऑफ दिस लूप हमारे पास क्या आ जाएगी, सेम 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट ई आई की वैल्यू i इंटू आर स्केयर अपॉन ए स्केयर. सो यहाँ से एक r से इसका स्केयर कैंसिल हो गया. नाउ अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम्स आउट टू बी म्यू इंटू आई इंटू आर अपॉन 2 पाई ए स्केयर. तो बुक ने इसे इस फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया. सो दिस इज आवर आंसर, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन रेडियस ऑफ लूप इज लेस देन रेडियस ऑफ वायर. तो यहाँ से भी आप एक रिलेशन देख सकते हैं, म्यू नॉट आई 2 पाई और ए स्केयर, ये एक गिवन वायर के लिए कांस्टेंट रहने वाला है. हाँ, हम आर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं या थोड़ा सा कम कर सकते हैं. तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है इनसाइड अ वायर, वो अब कैसे आ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. ये आ गई हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. सो जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा इनसाइड अ वायर, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी. सो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कब आ जाएगी, जब हमारा जो आर है वो इक्वल टू ए हो जाए. इन केस हमारे पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी. तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, जब आर इज इक्वल टू ए बन गया. सो म्यू नॉट आई इंटू ए अपॉन 2 पाई ए स्केयर. तो स्केयर से ए कैंसिल हो गया. सो मैक्स वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए. सो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड. तो ये वैल्यू हमें कहाँ मिल रही है, ऑन द सरफेस. तो अब मुझे यहाँ पे दो रिलेशन मिले थे कि इन रीजन 1, ठीक है, इनसाइड रीजन 1, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास r की वैल्यू है जो लेस देन a है. फर्स्ट केस में कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r आ गई, क्लियर. और 2 रीजन जहाँ पे मेरे पास r इज ग्रेटर देन a है, उस केस में मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r आ गई. और मैक्सिमम अभी हमने देखा यहाँ पे कि वो ऑन द सरफेस होगा. तो इस रिलेशंस को यूज़ करके मैं एक ग्राफ भी ड्रा कर सकता हूँ. सो वाई एक्सिस, जो आप कह सकते हैं वर्टिकल एक्सिस में मैं ले रहा हूँ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड एक्स एक्सिस में मैं ले रहा हूँ डिस्टेंस की वैल्यू, लाइक कि आर इस तरफ बढ़ते बढ़ते इंक्रीज होता रहेगा. स्टार्ट करते हैं. सो व्हेन हम मान लेते हैं कि हम इसी पॉइंट एट अ सेंटर ऑफ वायर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, मतलब आर की वैल्यू 0. सो 0 पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी मेरे पास 0 होगी, क्योंकि इनसाइड हम ये रिलेशन यूज़ कर रहे हैं, क्लियर. सो व्हेन आर इज़ 0 मैग्नेटिक फील्ड इज़ 0. सो जैसे जैसे हम आर बढ़ाते जाएंगे मेरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ती जाएगी. और मैक्सिमम कहाँ तक बढ़ती जाएगी हमारे पास, एट अ सरफेस व्हेन आर इज इक्वल टू ए. सो एट अ ए पॉइंट, एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द सेंटर मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की. आफ्टर दैट हम आउटसाइड ऑफ वायर आ जाएंगे. सो आउटसाइड ऑफ वायर हमारा पास ये रिलेशन चलता है, b इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, मीन्स ग्राफ ऑफ हाइपरबोला. तो अब ये डिक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन r इन अ हाइपरबोलिक ट्रेंड, लाइक दिस. इस तरह ये अब ये डिक्रीज कर जाएगी. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन की तरह बढ़ा और डिक्रीज कर रहा है ये हाइपरबोलिक पैशन में, तो ये हाइपरबोलिक पैशन में डिक्रीज कर गया. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.